गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट। ठीक है, ये किसके बेसिस पर है? हमारा क्वांटम थ्योरी जो है प्लैंक की, उसके बेसिस पर है। ठीक है, यानी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है हमारी, उसका पार्टिकल नेचर कैसा होता है। हमने पढ़ा ना, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो दो टाइप की होती है, एक तो वेव में हो सकती है और दूसरी काय में हो सकती है, पार्टिकल के फॉर्म में होती है। क्योंकि हम ये क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जो हमारा लाइट होती है वो ड्यूअल नेचर की होती है, यानी वो क्या होती है, पार्टिकल के फॉर्म में भी होती है और साथ ही साथ वेव के फॉर्म में भी हो सकती है। तो उसके बेसिस पर हम प्लैंक की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल describes light or heat as continuously emitting waves, but this theory is unable to explain some phenomena such as black body radiation, photoelectric effect, variation of heat capacity of solids as a function of temperature and line spectrum shown by light। यानी कि क्या हुआ था, जो मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किसके बेसिस पर थी? वो थी वेव्स के बेसिस पर, जिसकी वजह से क्या हुआ, वेव के बेसिस पर हम सारा नेचर जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उनका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए अब हमको क्या है, प्लैंक ने उसी जो उसकी कमी रह गई थी उसको कंप्लीट करने के लिए क्या दिया था, उसका फिनोमिना दिया था, जो किस पे बेसिस था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनके वो पार्टिकल्स के रूप में कैसी होती है उसके बेसिस पर। ठीक है, तो एक्सप्लेन ऑल द अबव फिनोमिना मैक्स प्लैंक proposed Planck's quantum theory according to which, तो जो प्लैंक की थ्योरी थी वो क्या थी? लाइट इज नॉट अ कंटिन्यूस वेव फॉर्म, इट इमिट्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स और बंडल्स कॉल्ड क्वांटा। यानी क्या है, जो मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट जो है वो किसके, वेव्स के फॉर्म में है, बट जो क्या था, प्लैंक ने कहा कि लाइट जो है वेव्स के फॉर्म में नहीं है, बल्कि क्या है, एक तरह से स्मॉल एनर्जी पैकेट्स या बंडल्स के फॉर्म में है। यानी एक पैकेट्स या बंडल के फॉर्म में होती है, और पैकेट या बंडल को क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। फॉर लाइट एनर्जी दिस क्वांटा आर कॉल्ड फोटॉन्स। और लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसके केसेस में वो क्वांटा ही क्या कहलाता है? फोटॉन कहलाता है। यानी इसका ये कहना था प्लैंक का कि जितनी भी लाइट्स होती है वो क्या होती है, वेव्स के रूप में ना होकर बंडल्स के फॉर्म में जाती है, यानी पार्टिकल्स के बंडल्स होते हैं। और यही जो बंडल्स है वो क्या कहलाते हैं? क्वांटा या फिर फोटॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इमिट्स और गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द इट्स कॉल्ड क्वांटम। यानी क्या है, जितनी भी एनर्जी या तो एब्जॉर्ब की जा रही है या फिर क्या करी जा रही है, इमिट करी जा रही है, वो क्या कहलाएगी? क्वांटम कहलाएगी। ठीक है, यानी कोई भी अगर वेव है यानी कि पार्टिकल्स के फॉर्म में है तो क्या हो रही है, या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी इमिट करेगा, तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी? क्वांटम कहलाएगी। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यानी जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी इमिट करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? सीधे उसकी फ्रिक्वेंसी के। दिख रहा है आपको? ये प्लैंक का कॉन्सेप्ट था, E इजिकल टू एच न्यू, जहाँ पे एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, दिया हुआ आपको यहाँ एच इज प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग में, या फिर उसको जूल सेकेंड में देखेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से प्लैंक की थ्योरी थी। प्लैंक ने बोला कि जो हमारी वेव्स होती है वो किसके फॉर्म में होती है? पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है, ना कि वेव के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमने प्लैंक का कॉन्सेप्ट कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट चले हम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारी जो लाइट्स होती है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितनी भी लाइट्स होती है अलग अलग पढ़ी थी हमने। क्या क्या पढ़ा था? एक बहुत सारी अलग अलग होती है, रेडियो वेव्स हुई, माइक्रोवेव्स हुई, इंफ्रारेड वेव्स हुई, विजिबल हुई, एक्सरे हुई, ये सारी अलग अलग होती है। और साथ ही इनकी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी और इनका जो वेवलेंथ होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की थ्योरी है। ये क्या है? डिफरेंट कलर ऑफ लाइट सच एज ब्लू, रेड, ग्रीन, इट्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ। और वैसे अगर हम नॉर्मली कलर की बात करें, अगर अलग अलग कलर्स की लाइट देखें हम, तो इनकी भी वेवलेंथ क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसा कि रेड लाइट्स यूज़ की जाती है कहाँ पर?
ट्रैफिक सिग्नल्स में, तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण तो उसको यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह से क्या होती है कि हमको पता है कि जो डिफरेंट हमारे लाइट्स है उनकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। एट द एंड ऑफ लास्ट सेंचुरी इट इज़ शोन दैट लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। जैसा कि हमने पढ़ा है कि लाइट वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है इन नेचर में। क्यों? क्योंकि वो क्या किस वजह से बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेशन के कारण, है ना। तो इसी तरह से बताया डेट इज देयर आर द वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रेडिएशन। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक होती है तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। नाउ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आर नोन, दिस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और हमको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उनकी वेवलेंथ और उनकी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो वही जो फिनोमिना है इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं प्रिज्म का। आपने देखा है प्रिज्म को, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि प्रिज्म में से जब हम वाइट लाइट पास करते हैं तो अगर वो उसका स्पेक्ट्रम लेके हम, तो वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स मिलती है हमको, है ना। तो वही यहाँ बता रहा है कि जो हमारी लाइट्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट्स होती है, उनकी भी जो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है, फोटोग्राफ ऑफ सच रेडिएशन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यानी कि ये जो इस तरह से हम एक किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट पर इस तरह से लाइट पास हो रही है उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी फोटोग्राफिक प्लेट पर इस तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्व करना क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल दिया हुआ हमको वो प्रिज्म वाला, जो कि प्रिज्म से हम वाइट लाइट पास करते हैं तो क्या होती है, हमको अलग अलग रेडिएशन पर अलग अलग मतलब अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाता है वो, है ना। दिस इफ अ फोटोग्राफिक प्लेट इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ अ प्रिज्म देन लाइट अपीयर्स as 7 strips of 7 कलर, डिफरेंट कलर। जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे हमने क्या करी है, एक प्लेट यूज़ की है तो जिस वजह से क्या हुआ, हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जैसे हम स्पेक्ट्रम को अगर लेना चाहें तो हमको क्या करनी पड़ेगी, कोई भी फोटोग्राफिक प्लेट रखनी पड़ेगी, जिससे क्या है हम स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और उसको क्या करेंगे हम, वो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होगा क्योंकि लाइट ही इमिट हो रही है और जिस वजह से हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहलाएगा। इन दिस द स्ट्रिप ऑफ 2 कलर्स पार्शियली ओवरलैप ऑफ ईच अदर। ऑब्वियसली हमको यहाँ पे क्लियर स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, बट ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ पे ये लाइट खत्म हो गई फिर इतनी दूर से दूसरी लाइट स्टार्ट हो रही है, नहीं ना कहीं ये लाइट यहाँ तक आकर इसका जो फेड हो रही है और साथ में सेकेंड लाइट जो हो रही है वो अपीयर हो रही है, जिस वजह से क्या हो रही है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही होगी। जैसे रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, तो एक तरह से वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही होगी। तो वही यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पर पार्शियली क्या करती है, एक दूसरे पे ओवरलैप होती है। हैंस इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द बिगिनिंग और एंड ऑफ द कलर। इसी वजह से बिगिनिंग और एंड ऑफ हम कलर का पता नहीं कर सकते कि कहाँ से कलर स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और इसी तरह का, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चल रहा है, हम कहीं भी डिफरेंट पता नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम हो जाएगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो जाएगा। यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट पर हम किसी चीज़ का स्पेक्ट्रम लेते हैं, यानी किसी लाइट का स्पेक्ट्रम ले रहे होते हैं तो वो क्या होता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। इतना हुआ, अब चलो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। यानी क्या है, जो बोहर का हमारा जो मॉडल था, हम बोहर के मॉडल के लिए इतना पढ़ रहे, बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बेसिस पर था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लें। द हाइड्रोजन एटम हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस ऑफ 1 प्रोटॉन। जैसा कि हमको पता है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है सबसे सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटम है वह सबसे सिंपलेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, और वही एक ही इलेक्ट्रॉन जो होता है उस प्रोटॉन के आसपास क्या होगा, राउंड में क्या होगा, घूम रहा होगा। इज इन द सिंपलेस्ट एटम, वही सिंपलेस्ट है। हैंस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसी वजह से जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वह सबसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम में सबसे सिंपल हाइड्रोजन का ही होता है। इट्स स्पेक्ट्रम वाज स्टडीड बाय बार्मर फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले जो इसका स्पेक्ट्रम है वो किसने दिया था, बार्मर ने दिया था, ठीक है। इट्स स्पेक्ट्रम है सर्वल लाइन्स शो इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसमें जो कि हमको पता है कि हमारा हाइड्रोजन है उसमें कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें जो हाइड्रोजन से स्पेक्ट्रम होना चाहिए
उसमें सर्वल लाइन्स नहीं होनी चाहिए। जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही स्पेक्ट्रम बनना चाहिए उसका। बट जो है सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही है, उसकी भी बहुत सारी डिफरेंट लाइन्स मिली है। किसके लिए? उसके ओनली वन इलेक्ट्रॉन के लिए। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन गो टू डिफरेंट एनर्जी लेवल बाय ऑब्जर्विंग एनर्जी। यानी क्या बताया गया है यहाँ पे कि एक ही हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बट उसके लिए भी क्या हो रही है, डिफरेंट लाइट्स दी गई है, यानी डिफरेंट क्या हो रही है, लाइन्स मिल रही है। तो इस वजह से यहाँ पे ये एज्यूम किया गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, सिर्फ एक ही जगह नहीं होता है, कहीं में, एटम में, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके दूर भी जा सकता है। यानी क्या हो सकता है, उसकी एनर्जी का काम, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या हो सकता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल में भी जा सकता है, और एनर्जी इमिट करके वो क्या हो सकता है, लो लेवल एनर्जी लेवल में भी आ सकता है। किस तरह से? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमको कोई फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, उसको हम चाहते हैं कि नहीं वो सीधे फोर्थ क्लास में पढ़े, तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले इतना नॉलेज देना पड़ेगा, यानी इतनी एक तरह से एटम हो गया वो, है ना, इलेक्ट्रॉन हो गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन हो गया वो, उसको अगर फोर्थ क्लास में बिठाना है तो हमको उतना क्या करना पड़ेगा, उसको नॉलेज देना पड़ेगा, तभी वो जाके फोर्थ क्लास में पढ़ पाएगा। इसी तरह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो एनर्जी लेवल 4 में चला जाए। इसी के अपोजिट अगर कोई फोर्थ क्लास का स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा वीक है, यानी क्या है, उसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी कैपेसिटी तो ज़्यादा है पढ़ने की, बट उसमें क्या है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको लाके फर्स्ट क्लास में डाल देंगे। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर हाई लेवल से लो लेवल में आएगा तो इस केस में क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा वो। तो वही यहाँ पे बताया गया। इट वॉज स्टडीड बाय अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट and came to this conclusion that these lines are produced by transition at the light energy level। यानी वही इसी चीज़ को बहुत सारे साइंटिस्ट ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने पढ़ा और वही बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, यानी क्या होता है, लो लेवल एनर्जी से हाई लेवल एनर्जी में जाना या हाई लेवल एनर्जी से लो लेवल एनर्जी में जाना, इस वजह से क्या होता है, हमारी इस तरह की लाइन्स मिल रही होती है। तो ये लाइन्स कौन कौन सी होती है, दिस लाइन इमेजन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आर क्लासिफाइड into 5 सीरीज obtained in the different optical region as follows। ये 5 सीरीज दी गई है इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इमिट करने पे, एब्जॉर्ब करने पर। कौन कौन सी? लाइमन, बामा, पार्सन, ब्रैकेट और फुंड, ये 5 सीरीज दी गई है। ईच सीरीज ऑफ लाइन्स पजेस सम प्रॉपर्टीज दैट आर सिमिलर, और सभी सीरीज की कुछ लाइन्स जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, इस वजह से उनकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। अब ये लाइंस होती ही किस तरह से, वो भी तो देख लें हम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइंस कुछ इस तरह से होती है, दिख रही है आपको। यहाँ पे क्या है, जो सबसे पहली वाली जो सीरीज़ है वो हमारी लाइमन सीरीज़ है, उसके बाद है बामा, फिर पार्सन, फिर ब्रैकेट और फिर फुंड वाली, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या दिख रहा है, कुछ एनर्जी लेवल पर क्या हो रहे हैं, ये सेम भी है। इस वजह से क्या होता है, कुछ तो प्रॉपर्टीज इनकी सेम होगी, पर कुछ क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे लाइमन सीरीज जो होती है n/1 से स्टार्ट हो जाती है, बामा जो है n/2 पर स्टार्ट होगी, n जो है नंबर है यहाँ पर, है ना, पार्शन उसके बाद, फिर उसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद फुंड सीरीज स्टार्ट होती है। बामा फाउंड वेवलेंथ ऑफ वेरियस लाइन्स ऑफ सीरीज बाय यूजिंग द अबव फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? जो बामा ने इस फॉर्मूले के बेसिस पर ये फॉर्मूला दिया था कि जो लैम्बडा होता है, यानी हमारी वेवलेंथ होती है, वो किसके बेसिस पर, जो के है कांस्टेंट n² अपॉन n² + 4, इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी की भी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पर जो बामा ने, उसने क्या किया था, अलग अलग वेवलेंथ बताई थी एंड compared with experimental value, it was found that they are almost same। This is clear from the, यानी क्या है, बामा ने उस जो पर्टिकुलर फॉर्मूला था उसके बेसिस पे क्या हुई, डिफरेंट वेवलेंथ मिलेगी। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर हम n/1 रखेंगे तो कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी, n/2 रखेंगे तो कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो इसी तरह से बामा ने क्या हुआ, अलग अलग तरह की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाउंड आउट की, जिससे क्या हुआ, इसका जो पूरा बेसिस था, किसके बेसिस पर किया उन्होंने, पूरा ये हाइड्रोजन एटम के बेसिस पर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चले हम। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बोर का एटॉमिक मॉडल। हम इतनी सारी चीज़ें जो पढ़ रहे थे वो बोर के मॉडल को पढ़ने के लिए ही पढ़ रहे थे, है ना, क्योंकि बोर का जो मॉडल था वो किस पे बेसिस था, जितनी भी थ्योरीज हमने अभी पढ़ी है उसका कुछ मिलता जुलता रूप था, किसका, बोर का जो मॉडल था वो।
अब नील्स बोर इन 1913 प्रेजेंटेड एन एटॉमिक मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब सबसे पहला जो बोर ने मॉडल दिया वो कब दिया? 1913 में दिया। तब तक न्यूट्रॉन का पता था? नहीं था। यानी सिर्फ बोर किसके बारे में बात करेगा? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। और इनका जो बोर का जो मॉडल था वो किसके बेसिस पर था? प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर था। और प्लैंक ने क्या बोला था कि जो हमारी वेव होती है यानी हमारी जो लाइट होती है वो किसके बेसिस पर होती है? किस तरह की होती है? बंडल्स के फॉर्म में होती है। यानी कौन सी होती है? पार्टिकल फॉर्म्ड होती है। इन द ऑर्डर टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और किस वजह से बोहर ने जो किया था पूरा खुद का काम नहीं किया था, उन्होंने क्या किया था? जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसी में कुछ सुधार करने की कोशिश की थी, है ना। और उन्होंने क्या बताया फिर? इट्स मेजर पोस्टुलेट्स आर फॉलोइंग। और क्या बताया बोहर ने? सबसे पहले पढ़ते हैं, दीज आर स्टेशनरी एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच आर स्पेरिकल, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिटल। तो बोहर का कहना था कि जो हमारा एटम होता है उसमें क्या होता है? कुछ इस तरह से एनर्जी लेवल मिलते हैं। किस तरह से? इस तरह से एनर्जी लेवल मिलते हैं। और ये कैसे होते हैं? स्पेरिकल होते हैं। यानी कैसे होते हैं? गोल होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दिस ऑर्बिटल। और ये जो स्पेरिकल पार्ट जो हमने देखा वो क्या कहलाते हैं? ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और इन्हीं ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिवॉल्व होते हैं। किसके आसपास चलेंगे? ये रिवॉल्व किसके आसपास होंगे? हमारा जो सेंटर पार्ट न्यूक्लियस जो होगा यानी प्रोटॉन जो होगा उनके आसपास। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दिस ऑर्बिटल ओनली इन विच द एंगुलर मोमेंट इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहे हैं वो भी तभी रिवॉल्व होंगे जब इनका एंगुलर मोमेंट जो होगा वो एक इंटीजर होगा। किसके? h/2π का। इस तरह से, ठीक है। उसके बाद बोला है दिस एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट नियरेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज मिनिमम। यानी क्या है? इस तरह से अगर यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो जो सेंटर पार्ट है उसके सबसे पास में जो ऑर्बिट होगा, सबसे पास में जो ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी? सबसे लोवेस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद बात की इन्होंने। और इसी तरह से क्या हो सकता है कि वो जो सेंटर लेवल जैसे जैसे दूर होता जाएगा वैसे वैसे इन्होंने क्या हुआ? उसको डिफरेंट नंबर दिया है। जैसे ही सबसे पहला जो एनर्जी लेवल है उसके क्या बोला है? n=1 बोलेंगे हम, क्योंकि फर्स्ट है तो उसको क्या नाम दे दिया है? k नाम दिया है। फिर n=2 हो जाएगा तो उसको क्या नाम दिया हुआ है? l नाम दिया है। यानी जिस तरह से इंक्रीज होते जाएगा तो KLMN 1 2 3 4 यानी KLMN के रूप में ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। कौन सा? जो ऑर्बिट्स है वो एक तरह से जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना ये इंक्रीज होता जाएगा। देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट नियरेस्ट। ये तो हमने पढ़ लिया अभी, जो नियरेस्ट होगा वो 1 देंगे, जो लास्ट में होगा इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रिवॉल्व्स इन इट्स ओवन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। यानी क्या बोला है? अगर जैसे k लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है वो तब तक क्या होगी? कम या ज़्यादा नहीं होगी तब जब तक क्या हो सके उसमें, जब तक कि क्या हो सकता है वो अपने ही पास में क्या हो रहा हो? रिवॉल्व ना कर रहा हो। यानी कि क्या वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है तब तक सेम ही रहेगी जब तक वो अपने ही पास में रिवॉल्व कर रहा होगा। यानी अगर हमको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है तो उसकी एनर्जी कम या ज़्यादा करनी होगी, पर अगर वो यहीं रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है। देन दे रखा है द फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ इमिटेड और एब्जॉर्ब रेडिएशन डिपेंड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द इन्वॉल्व एनर्जी लेवल। यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है और वेवलेंथ है किसकी? इमिटेड और एब्जॉर्ब लाइट। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इमिट करता है एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है एनर्जी तो वो किस पे डिपेंड होती है? वो होती है जो एनर्जी लेवल जिनके बीच में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है उनके डिफरेंस पर डिपेंड करती है। यानी कि हम मान लें कि अगर k और m के बीच क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होकर या इलेक्ट्रॉन इमिट करके एनर्जी कम या ज़्यादा लेवल में जा रहा है तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ होगी वो k और m के बीच में होगी, ऐसा बताया गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पोस्टुलेट द एक्सप्लेनेशन ऑन कैलकुलेशन ऑफ द रेडिएशन ऑफ ऑर्बिट एनर्जी ऑफ ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इट्स आर पॉसिबल। तो इसके बेसिस पर क्या था? बोहर का मॉडल क्यों अच्छा था? क्योंकि इसी के बेसिस पर हम क्या पता कर सकते हैं? रेडिएशन पता कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिट की,
एनर्जी लेवल पता कर सकते हैं, वेलोसिटी पता करी हमने किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। उसके अलावा एटॉमिक स्पेक्ट्रम किसका, सिर्फ हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमको पता चला। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट चलें। अब बोहर ने इतना मॉडल तो दे दिए, बट कहीं ना कहीं तो कमी रह गई थी, है ना। हमने टॉपिक ही पढ़ा था कि बोहर का एटॉमिक मॉडल और इसके ड्रॉबैक्स। तो इस तरह से कुछ बोहर का हमारा मॉडल था। ठीक है, ये जो आपको सीरीजेस दिख रही है ये सिर्फ किसके बेसिस पर है, हाइड्रोजन एटम के बेसिस पर है, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, अब ड्रॉबैक्स पढ़ लें हम फिर हाइड्रोजन इसके बोहर के। तो स्टार्ट करें। यहाँ पे दिया हुआ है आपको ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल। तो बोहर्स मॉडल could successfully explain the spectra of atom containing one electron but could not explain the spectra of atom containing more than one electron। बोहर का मॉडल था तो किसकी स्पेक्ट्रम बताई उन्होंने, सिर्फ हाइड्रोजन की। अब ऐसा थोड़ी कि सभी में क्या होता है एक ही इलेक्ट्रॉन मिलता है। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हमारे एटम यानी जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, जो बोहर का मॉडल था सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ही एक्सप्लेन कर पाया, उसके अलावा जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं उनके स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाईली मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम रिवील्स दैट इट कंसिस्ट ऑफ मिनट लाइन्स बाय बोहर्स थ्योरी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रल लाइन्स कुड नॉट बी डिफाइन। यानी क्या हुआ, जब माइक्रोस्कोप से लाइट को क्या करा एग्जामिन किया गया तो हमको पता चला कि जो लाइट है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है उसका, वो कहीं ना कहीं क्या छोटी छोटी लाइट से मिलकर बन रही है। यानी क्या है, अगर एक तरह से हम कोई वेव देख रहे तो वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी वेवलेंथ से मिलकर बनी होती है। तो इसके बारे में भी बोहर ने कहीं बात नहीं की। उसके अलावा इट वॉज ऑब्जर्व डेट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड each spectral lines split up into closely spectral lines. This phenomena known as जीवन इफेक्ट। यानी कि क्या है, ऐसा देखा गया है कि जैसे विकिरण उत्सर्जित हो रही है। यानी क्या है, यानी कि क्या है, हमने किसी को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसकी लाइट जो है वो क्या हो गई, स्प्लिट होने लगी। और लाइट के स्प्लिटिंग के बारे में हमने बोहर के बारे में कुछ नहीं बताया। बोहर ने नहीं बताया कि अगर हम कोई वेवलेंथ है, यानी अगर किसी लाइट जो है उसमें से इमिट हुआ है कोई इलेक्ट्रॉन या कोई विकिरण जो है, यानी कि कोई वेवलेंथ जो है इमिट हुई है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसका लाइट जो है उसकी स्प्लिटिंग होने लगी। और स्प्लिटिंग के बारे में बोहर ने कोई बात नहीं की थी। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो दे रखी है यहाँ पर, द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जी रेडिएशन वेलोसिटी आर सुटेबल ओनली फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ एटम्स और आयंस कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन। और जितना भी इनका कैलकुलेशन था वो किस बेसिस पे था, सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के लिए इनका कोई भी कैलकुलेशन फिट नहीं बैठ रहा था। इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल। इन्होंने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं, पर डिफरेंट ऑर्बिट्स में किस हिसाब से बटे हुए होते हैं, यानी कितने ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। In electric field, lines of spectrum get splitted like Zeeman effect. It is called Stokes effect. Bohr's theory could not explain it. क्या, जिस तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी लाइट को रख रहे थे तो वो स्प्लिट हुई थी, उसे जीमन इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लाइट को रख रहे थे तो वो भी स्प्लिटिंग हो रही थी, उसे कहते हैं स्टोक इफेक्ट। और इन दोनों इफेक्ट के बारे में बोहर ने कोई बात नहीं की थी। इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड ऑफ एन एटम। और साथ ही साथ किस तरह से जो एटम जो है आपस में बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसके बारे में भी कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। इस वजह से क्या हो गई, हमारी बोहर की थ्योरी भी हो गई, क्या हो गई, फेल हो गई। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना आपने पढ़ लिया, ठीक है, थैंक यू।